प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एचपीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के हमारे प्रिपरेशन के जर्नी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जनरल साइंस सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनमें से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो समझने के लिए हेल्प करते हैं। साथ ही साथ उन टॉपिक्स में से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चंस को हमें रियल एग्जाम सिनेरियो में कैसे आंसर करना चाहिए, इन चीजों को समझने में हेल्प करते हैं। और इस सेशन में हम वो ही करेंगे। 2017 एचपीएस प्रीलिम्स एग्जाम के जो जनरल साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे इन डे 17 ऑफ आवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कशन एचपीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। सो आई वेलकम यू ऑल टू दिस लेक्चर। एडुटैप हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2017 में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन द एचपीएस प्रीलिम्स एग्जाम। पहला क्वेश्चन है फ्रॉम दिस टॉपिक, जहां पर हम देख रहे हैं विच इंडस्ट्री लेबर्स आर मोस्ट प्रोन टू साइटोसिलिकोसिस डिसीज। ओके, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, साइटोसिलिकोसिस डिसीज से रिलेटेड यहां पर पूछा गया है। ऑप्शंस देखते हैं। बिफोर इससे पहले कि हम ये समझे कि किस तरह से हमें इसे आंसर करना है, एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। यहां दिया हुआ है इलेक्ट्रिक, कंप्यूटर, डेयरी एंड सीमेंट। ओके, तो इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज को अगर हम देखें तो इन इंडस्ट्रीज में हजार्ड हो सकता है, कुछ जो है डिफिकल्टीज हो सकते हैं जो लेबर वहां पर काम कर रहे हैं। और उन डिफिकल्टीज का रिजल्ट परिणाम ये है कि साइटोसिलिकोसिस डिसीज किसी एक इंडस्ट्री में हो रहा है। अब क्वेश्चन को एक और बार देखते हैं। यहां दिया हुआ है साइटोसिलिकोसिस, ठीक है। तो इन जनरल हमें शायद पता ना हो कि साइटोसिलिकोसिस डिसीज होता क्या है, हम ये क्वेश्चन शायद छोड़ दें। बट थोड़ा सा अगर हम यहाँ पर आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग का इस्तेमाल करें तो हम इस वर्ड को स्प्लिट कर सकते हैं। तो सिलिकोसिस, साइटो का लेट से हमें मतलब नहीं पता है, सिलिकोसिस की अगर हम बात करें तो ये रिलेटेड है समथिंग टू सिलिकॉन। ओके, सिलिकॉन जो है ये सैंड में आपको देखने को मिलता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है सैंड और मिट्टी में जो है वो होता है, राइट। तो समथिंग दैट इज रिलेटेड टू डस्ट, मिट्टी, सैंड, इससे रिलेटेड कोई जो है ये डिसीज है, राइट। तो ऐसा थोड़ा सा अगर हम अपना दिमाग चलाएंगे और इन ऑप्शंस को देखेंगे तो मिट्टी और इससे रिलेटेड कौन सी इंडस्ट्री है, अगर हम उस तरीके से रिलेट करने की कोशिश करें तो यहां पर इलेक्ट्रिक, कंप्यूटर एंड डेयरी। तो इलेक्ट्रिक नहीं है, कंप्यूटर हम ये कह सकते हैं कि सिलिकॉन जो है वो कंप्यूटर से शायद लिंक हो, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। डेयरी यहाँ पर जो है डस्ट पार्टिकल्स से रिलेटेड नहीं है, बट सबसे ज्यादा सीमेंट इंडस्ट्री में डस्ट पार्टिकल्स जो है वो देखने को आपको मिलते हैं और सैंड, ये सबका यूसेज जो है सीमेंट इंडस्ट्री में होता है। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर सीमेंट है, बट पीपल कैन गेट कंफ्यूज बिटवीन कंप्यूटर इंडस्ट्री एंड सीमेंट इंडस्ट्री, राइट गाइस। तो इस तरीके से दो ऑप्शंस तो हमने एलिमिनेट कर दिए। उसके आगे थोड़ा सा आपको जो है अगर इस चीज के बारे में पता है देन यू कैन अराइव एट सीमेंट। तो जब भी आप ऑप्शंस देखेंगे तो वन ऑफ द ऑप्शंस आपको थोड़ा सा यूनिक दिखेगा हमेशा, या फिर क्वेश्चन में कुछ हिंट दिया होगा, ऑलरेडी हिडन हिंट रहता है। तो हमें अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, शायद आप सीमेंट ही मार्क करके आ जाए, राइट। तो इन दोनों में ऑब्वियसली कंप्यूटर एंड सीमेंट में कंफ्यूजन है, बट साइटोसिलिकोसिस इस वर्ड को अगर हम ब्रेक करें तो सिलिकॉन वहां से निकल कर आता है एंड ये चीज हम डस्ट से रिलेट कर सकते हैं और डस्ट जो है सीमेंट इंडस्ट्री से हम रिलेट कर सकते हैं। हमारा आंसर डी है, साइटोसिलिकोसिस एक डिसीज है जो कि डस्ट रिलेटेड इंडस्ट्रीज में जो लेबर काम करते हैं उनको होता है। ऑब्वियसली ये डस्ट हमारे बॉडी के अंदर जाता है, स्पेसिफिकली लंग्स के अंदर, और लंग्स में जो है इन्फ्लेमेशन हो जाता है इसके वजह से। कौन से इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग को ये हो सकता है? स्टोन इंडस्ट्रीज में, सैंड स्टोन जहां पर बहुत डस्ट उड़ते रहता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, और यहाँ पर सीमेंट कंक्रीट जो है उसको अगर एक्सपोजर है देन ये हो सकता है।
पॉटरी में हो सकता है, माइनिंग, सैंड ब्लास्टिंग में भी हो सकता है। ओके, तो ये इंडस्ट्रीज में जो लोग काम करते हैं उनको ये डिसीज हो सकता है। एंड गाइस, साइटोसिलिकोसिस रिसेंटली न्यूज में भी था, इससे रिलेटेड न्यूज भी आई थी, तो ये फिर से पूछा जा सकता है। सारे इंडस्ट्रीज के नाम हमने यहाँ पर देख लिया और ये होता क्या है डिसीज वो भी हमने देख लिया। राइट गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है ये फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड। रिकॉल करिए, पिछले सेशन में भी हमने फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड 2016 के पेपर में हमने आंसर किया था। अगेन क्वेश्चन आ गया। राइट गाइस, तो हमें ये रिपीटेड टॉपिक्स बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड सभी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ऑल्सो इन द पीडीएफ आपको जो है एडुटैप के तरफ से हम प्रोवाइड कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड। इसमें जो है आपको सारा का सारा इंफॉर्मेशन इस वीडियो और इस पीपीटी के पीडीएफ में आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा और वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सो प्लीज ज्वाइन अ टेलीग्राम चैनल, वहां से आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। यू कैन गो थ्रू दिस टॉपिक्स। तो रिपीट हो रहे हैं टॉपिक्स, उन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ना जरूरी है। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन व्हाट, ये पूछा गया है पिछले सेशन का, या फिर आपने पढ़ा होगा पहले, तो आप रिकॉल करिए, आप डायरेक्टली इसका जो है आंसर कर सकते हैं यहाँ पर। तो फोटोसिंथेसिस कौन से जो प्लांट के सेल ऑर्गेनल में होता है, ये चीज पूछी गई है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, नन ऑफ द अबव दिया हुआ है। ओके, तो प्लांट सेल्स की अगर हम बात करें, क्लोरोप्लास्ट ये जो है इसमें होता है फोटोसिंथेसिस। तो ऑब्वियसली यहाँ पर थोड़ा सा एलिमिनेट करने के चांसेस कम है। फोटोसिंथेसिस के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड हाउ क्लोजली फोटोसिंथेसिस इज रिलेटेड टू क्लोरोफिल, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और ये क्लोरोफिल जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही आपको देखने को मिलता है। और क्लोरोफिल कन्वर्ट करता है सनलाइट को और कैप्चर करता है, अब्सॉर्ब करता है सनलाइट को। लेटर ऑन ये जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। फ्रूट्स एंड ऑल जो है इससे बनते हैं एंड प्लांट भी उसे यूज करता है। तो ये प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का और ये होता है क्लोरोप्लास्ट में। हमारा आंसर यहाँ पर सी है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है देन आप जो है इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। गेसिंग के थोड़े कम चांसेस हैं। फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड बी नोइंग अबाउट दिस। ओके, तो ये पूरा जो है हमने पिछले सेशन में भी देखा था। 2016 का पेपर डिस्कशन करते हुए हमने पढ़ा था अबाउट क्लोरोफिल, जो कि इस लाइट को अब्सॉर्ब करता है। लेटर ऑन उसके आगे के जो स्टेप्स है उसके बारे में भी हमने देखा था, किस तरीके से सनलाइट जो है वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन करवाता है। और इस रिएक्शन में जो भी इनपुट्स है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो फोटोसिंथेसिस के मेन रिएक्टेंट्स हैं, वो रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल और ये बन जाते हैं शुगर। यानी कि ये जो है एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बन जाता है और वो जो है प्लांट के वेरियस पार्ट्स लाइक फ्रूट्स में और फ्लावर में जो है आपको देखने को मिलेगा। वो फ्रूट्स हम कंज्यूम करते हैं, वेजिटेबल्स हम कंज्यूम करते हैं एंड उस तरीके से एनर्जी जो फूड चेन है वो आगे बढ़ता है। इसका बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन जो है हम ब्रीथ करते हैं। प्लांट्स वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्सेस हैं ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो इस तरीके से फोटोसिंथेसिस के बारे में हमने पढ़ा था और ये चीज हमने 2016 के पेपर में भी देखा कि फोटोसिंथेसिस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। राइट गाइस, तो रिपीटेड टॉपिक्स है, यू शुड बी रियली वेरी वेल वर्स्ड विद दीज टॉपिक्स। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं 2017 के पेपर में जनरल साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड। यहां पूछा गया है इन विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी आरबीसी इज फॉर्म्ड। ओके, तो आरबीसी ये क्या होता है ये आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। इसमें गेस वर्क का जो है स्पेस नहीं है। आरबीसी इज नथिंग बट रेड ब्लड सेल्स। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ओनली आफ्टर दैट आप इस क्वेश्चन को आंसर करने आगे बढ़ सकते हैं। आरबीसी इज फॉर्म्ड वेयर, ऐसा पूछा है और यहाँ पर अगर हम देखें तो डिफरेंट पार्ट्स के नाम दिए हुए हैं। यहाँ थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे और थोड़ा दिमाग चलाएंगे तो आप यहाँ पर दो चीजें एलिमिनेट कर सकते हैं, लिवर एंड किडनी। वहां पर तो शायद नहीं बनते होंगे, राइट। थोड़ा इसके लिए भी बैकग्राउंड पढ़ा आपको जो है पढ़ा हुआ होना चाहिए
कि सेल्स जो ब्लड सेल्स है वो कहाँ पर बनते हैं, या फिर इसका थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। लोग कंफ्यूज हो सकते हैं इन बिटवीन दीज टू, हार्ट एंड बोन मैरो। ऑब्वियसली हार्ट में नहीं होता है ये चीज, ये जो है बहुत ही रेयर काइंड ऑफ आंसर होगा, बट देन कई लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। बट देन द करेक्ट आंसर यहाँ पर है बोन मैरो। तो बोन मैरो कई बार आपने पढ़ा होगा, कई सारे सेल्स जिन्हें स्टेम सेल्स कहते हैं, ये सेल्स बोन मैरो में बनते हैं। ये स्टेम सेल्स से डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्लड सेल्स आगे जो है बनते हैं। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स नाम के 3 टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट ब्लड सेल्स होते हैं, राइट। तो ये 3 तरह के ब्लड सेल्स सारे ही बोन मैरो में बनते हैं। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। एंड बोन मैरो कहाँ होता है? बोन्स के अंदर, जो लेग, फेमर बोन एंड वेरियस अदर बोन्स ऑफ आवर बॉडी है, उसके अंदर एक मेश लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम बोन मैरो कहते हैं। और ये बोन मैरो से जो है स्टेम सेल्स बनते हैं, देन व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट से, ये तीनों बनते हैं, राइट गाइस। तो ये पूरा जो है फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स से रिलेटेड हमने यहाँ पर चर्चा की। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन 2017 के पेपर से यहां पर पूछा गया है, रातौंधी इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? ओके, रातौंधी इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? गो थ्रू द ऑप्शंस आल्सो। विटामिन ए, विटामिन B6, सी या B12, कौन से विटामिन के डेफिशिएंसी के वजह से रातौंधी होता है? ऑब्वियसली ऑप्शंस देख के जो हमारा गेस वर्क जो है वो यहाँ पर काम नहीं आएगा, डायरेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए। बट रातौंधी जो है, ये वर्ड शायद हमें समझ में ना आए, बट थोड़ा गौर से अगर आप इस वर्ड को देखेंगे तो इसमें 2 चीजें हैं, रात और अंधी, ठीक है। तो ये 2 चीजें, 2 पार्ट्स हम कह सकते हैं इस वर्ड के हैं। तो रात और अंधी हिंदी में अगर हम लिखें तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं, रात अंधी। इससे हम क्या बना सकते हैं? वी कैन से दिस इज नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। अंग्रेजी में नाइट ब्लाइंडनेस इसे कहा जाता है, और अगर हिंदी में आपको ऑलरेडी पता है कि नाइट ब्लाइंडनेस को रातौंधी कहते हैं, तो आराम से आप इसे आंसर कर सकते हैं। जिन लोगों को नहीं भी पता है, इस तरीके से थोड़ा सा आप सोचेंगे, रात आंधी, इस ऐसे जो है ये वर्ड डिवाइड हो रहा है, और इसका मतलब नाइट ब्लाइंडनेस है। नाइट ब्लाइंडनेस आपको अब जो है अपना नॉलेज जो है वो उसे यूज करना है। नाइट ब्लाइंडनेस कौन से विटामिन के डेफिशिएंसी के वजह से होता है? तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि विटामिन ए के डेफिशिएंसी के वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। एंड इस तरीके से, इवन दो ये आपको एक नया वर्ड लगे, यहाँ पूछा नहीं गया कि नाइट ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, यहाँ पर पूछा गया कि रातौंधी, ठीक है। तो इसे अगर जो लोग थोड़ा सा इसका हिंदी फॉर्म नहीं जानते हैं, वो इस तरीके से इसको आंसर कर सकते हैं। ये ओनली स्कोप था गेस वर्क का, राइट। आफ्टर दिस, जब आपको पता चल गया कि नाइट ब्लाइंडनेस है, आफ्टर दिस आपका काम बनता है अपने नॉलेज को जो है यूज करना, और इसके लिए आपको विटामिन डेफिशिएंसीज वाली जो टेबल है पूरी अच्छी तरीके से आनी चाहिए। ये चीज आप जो है एनसीईआरटी में आपको मिलेगी, और एनसीईआरटी में दिया हुआ है विटामिन ए लॉस ऑफ विजन, ऐसा दिया हुआ है, नाइट ब्लाइंडनेस नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर दिया है कि डार्कनेस में देयर इज लॉस ऑफ विजन, डायरेक्टली नाइट ब्लाइंडनेस नहीं दिया हुआ है, तो कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। बट देन विटामिन ए डायरेक्टली जो है नाइट ब्लाइंडनेस कॉज करता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी अगर होगी तो नाइट ब्लाइंडनेस होती है। इसी तरीके से बाकी विटामिन की डेफिशिएंसीज और उससे रिलेटेड जो डिसीजेस हैं वो भी आप पढ़ लीजिए, एक बार समझ लीजिए, रट भी लीजिए, और एग्जाम में ये चीज आ सकती है। विटामिन डेफिशिएंसी से रिलेटेड स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं जो कई सारे एग्जाम्स में आते हैं, एचपीएस के प्रीलिम्स एग्जाम में भी आते हैं। तो प्लीज गो थ्रू दिस, आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। देन 5th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 2017 का ये क्वेश्चन है। अगेन क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन डेफिशिएंसी इन द बॉडी ड्यूरिंग डेंगू फीवर? तो डेंगू फीवर जब होता है, कौन से ऐसे सब्सटेंस की डेफिशिएंसी हो जाती है? ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, हीमोग्लोबिन, शुगर, प्लेटलेट, वाटर। ओके, तो यहाँ पर गेस वर्क का चांस थोड़ा कम है,
अनलेस आपको डेंगू फीवर के बारे में थोड़ा बहुत पता हो। डेंगू फीवर के वजह से ब्लड से रिलेटेड कोई चीज की डेफिशिएंसी हो जाती है। ये चीज अगर आपको पता है तो आप जो है यहाँ पर वाटर, शुगर इनको एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑल्दो ये जो है ब्लड में पाए जाते हैं। बट देन स्पेसिफिकली ब्लड से रिलेटेड अगर हम जाएं तो हीमोग्लोबिन एंड प्लेटलेट्स में लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। बट देन डेंगू फीवर कई स्टेट्स में काफी कॉमन है। इंडिया में बीइंग अ ट्रॉपिकल कंट्री, तो डेंगू फीवर जब होता है प्लेटलेट काउंट गिर जाती है, राइट। तो प्लेटलेट्स इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर। थोड़ा सा जो है अगर आपको डेंगू के बारे में पता है कुछ चीजें आप एलिमिनेट कर सकते हैं, बट देन फाइनल आंसर आपके नॉलेज के बेसिस पर ही आपको जो है इसे आंसर करना है। डेंगू की अगर हम बात करें, ये एक मस्किटो बॉर्न वायरल इन्फेक्शन है। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में ये होता है, मस्किटोज के वजह से होता है। मस्किटो ये वायरस कैरी करते हैं, डेंगू वायरस DENV जिसे कहा जाता है, और इसके वजह से डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स होता है, राइट गाइस। कौन से मस्किटो की वजह से होता है ये भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम। एडिस स्पीशीज के मस्किटो के वजह से जो है ये चीज होती है, वो ही इस वायरस को कैरी करते हैं, और जब वो काटते हैं तब ये वायरस ट्रांसफर हो जाता है इनटू द बॉडी ऑफ द ह्यूमन, और ये जो है डेंगू हो जाता है। ये जो एडिस मस्किटो है बहुत ही खतरनाक है, काफी और डिसीजेस भी कॉज करता है, जीका, चिकनगुनिया एंड अदर वायरसेस भी ये कैरी करता है। तो मस्किटो से हमें बहुत ज्यादा दूर रहना है। अब ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें तो 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स होते हैं। रेड ब्लड सेल्स हो गए, व्हाइट ब्लड सेल्स हो गए, और ब्लड प्लेटलेट्स हो गए। ओके, तो रेड ब्लड सेल्स जो है ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से याद रख सकते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। बीच में आप देख रहे हो तो यहाँ पर ये जो है ऑक्सीजन जो हम ब्रीथ करते हैं उससे प्लेटलेट्स के ऊपर जो है वो लेकर प्लेटलेट्स हर एक सेल तक पहुंचाते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स दे ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, और इस तरीके से हम ये चीज याद रख सकते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म इनका होता है, और बॉडी में कोई भी जर्म्स वगैरह एंटर करते हैं तो व्हाइट ब्लड सेल्स आर द आर्मी जो फाइट करते हैं। आप इस प्लेटलेट का जो है स्ट्रक्चर आप देखिए, ये जो है अजीब सा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स इसके हैं। तो ये प्लेटलेट्स क्या करता है, जब भी कोई कट होता है बॉडी में तो वहां से खून बहने लगता है, और उस खून के बहने को रोकना पड़ता है। तो ये प्लेटलेट्स उसको कवर करते हैं, ब्लड क्लॉट में हेल्प करते हैं, राइट। तो इस तरीके से 3 काइंड्स ऑफ सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, और उनके जो फंक्शन है वो भी हमने देख ली यहाँ पर जो है अच्छे से वो दिया हुआ है। इसके अलावा ब्लड में एक और चीज होती है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। इन तीनों सेल्स को अगर हम अलग कर देंगे तो जो भी बच जाता है, एक येलो कलर्ड लिक्विड बच जाता है, उसे प्लाज्मा कहते हैं, राइट गाइस। 6th क्वेश्चन देखते हैं, फिजिक्स के टॉपिक से ये आया है, अगेन यूनिट्स एंड मेजरमेंट के टॉपिक से आया है। 2016 में भी हमने क्वेश्चंस देखे थे, अभी भी आए हैं। तो ये फिजिक्स में यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, लाइट, और बायोलॉजी में अगर हम देखें तो सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड से रिलेटेड, और साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस, ये कुछ टॉपिक्स है जो रिपीटेडली आ रहे हैं एग्जाम में, ये चीज हम देख सकते हैं, राइट। तो ये चीजें तो हमें पता होनी ही चाहिए, इसके साथ साथ बाकी चीजें भी हमें अच्छे से पढ़ना है। Which of the following is not a fundamental unit? बहुत ही इजी। फंडामेंटल यूनिट्स हम जो है 2016 के सेशन में हम देख चुके हैं। ये ऐसे यूनिट्स होते हैं जो और भी यूनिट्स को डिराइव करने के लिए यूज किए जाते हैं, राइट। तो ये जो यूनिट्स हैं डायरेक्टली फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो पेन है इसका लेंथ अगर आप मेजर करेंगे तो क्या आएगा, मीटर्स में आएगा, राइट गाइस। तो इस तरीके से डायरेक्टली जो चीज आप मेजर कर सकते हैं वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, उसकी यूनिट को हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। अब ऑप्शंस देखते हैं, मीटर, लीटर, किलोग्राम, सेकंड। तो अगर आप जो है फंडामेंटल यूनिट्स पढ़े हैं, 7 बेसिक टाइप्स ऑफ यूनिट्स होते हैं, और उनमें से मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड ये तीनों आते हैं। नॉट पूछा गया है, इस वजह से हमारा आंसर होगा लीटर, ठीक है। तो लीटर क्या है, ये वॉल्यूम को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, और इस तरीके से वॉल्यूम जो है फंडामेंटल यूनिट नहीं है, डिराइव्ड यूनिट है, ओके।
और तो इसका पूरा आप जो है एनसीईआरटी में टेबल देख सकते हैं, जहां पर फंडामेंटल यूनिट्स दिए गए हैं मीटर, किलोग्राम, सेकंड। तो फर्स्ट 3 जो है वो दिए गए हैं। साथ ही साथ आपको कुछ और डिराइव्ड यूनिट्स यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर सके। यू कैन गो थ्रू दैट फ्रॉम द पीडीएफ। नेक्स्ट ये जो है 2016 में यूनिट्स एंड मेजरमेंट के टॉपिक से ये क्वेश्चन आया था लाइट ईयर पर, राइट। तो हम इस पर अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। एंड सेवेंथ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। प्रीलिम्स 2017 का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज। तो फिजिक्स के लाइट वाले टॉपिक से, लाइट चैप्टर से, ऑप्टिक्स चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पूछा गया है इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो कॉन्वेक्स मिरर के से किस तरह की इमेज फॉर्म होती है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया क्वेश्चन। तो टाइप्स ऑफ मिरर्स आपको पता होने चाहिए क्या क्या है, उनसे किस तरह के इमेजेस फॉर्म होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। कॉन्वेक्स मिरर ऑप्शन देखते हैं। इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म होता है, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज फॉर्म होता है, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड। ओके, तो यहाँ पर आपको जो है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, यू डेफिनेटली हैव टू नो द आंसर। अगर आपको नहीं पता है तो आपको ये क्वेश्चन छोड़ना चाहिए। तो कॉन्वेक्स मिरर की जब हम बात कर रहे हैं, नॉर्मल घर पे आप जब मिरर को देखते हैं, उसको जो है सामने लेकर देखते हैं, तो दैट इज अ प्लेन मिरर। ओके, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिरर, कर्व्ड मिरर्स इन्हें कहा जाता है। एक जो मिरर जो इस तरीके का होगा, यानी कि यहाँ पर आप जो है खड़े होके देख रहे हैं और ऐसे केव जैसा बन रहा है, तो इस टाइप के मिरर को हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। इसी तरीके से एक और तरह का मिरर होता है जहां पर आप जो है ये बल्ज्ड रीजन के सामने खड़े होकर देखते हैं। तो ये इस तरीके से जब होता है उसे हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ओके, तो इस तरह के कॉन्वेक्स मिरर में कैसी इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये चीज आप टेस्ट कर सकते हैं एक स्पून लेकर। तो स्पून का जो कर्व्ड सरफेस अगर अंदर जा रहा है और उस पर देखिए किस तरह की इमेज फॉर्म हो रही है, उस पर आप देखेंगे कि वो जो इमेज फॉर्म कर रहा है वो कॉनकेव मिरर का है। अब ये बैक साइड का पोर्शन स्पून का आप ले लीजिए और इस तरीके से अपने सामने रख के देखिए, तो आपको पता चलेगा कि उसमें जो इमेज फॉर्म होती है वो इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म होती है। ओके, हमारा आंसर यहाँ पर ए है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन गाइस, यू शुड बी नोइंग दिस। या फिर आपको ये जो रे डायग्राम्स होते हैं वो पता होना चाहिए। ओके, तो ये कॉन्वेक्स मिरर, इस तरीके से आप जो है स्पून यूज करके ये टेस्ट कर सकते हैं। जब ये स्पून का ये जो है केव वाला साइड आपके तरफ है तो आप कह सकते हैं कॉनकेव मिरर है। जब दूसरा साइड आपके तरफ है तो वो एक कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। तो कॉन्वेक्स मिरर में इस तरह से जो है एरेक्ट, यानी कि अगर इस तरीके से खड़ा है कोई इंसान स्ट्रेट, तो स्ट्रेट आपकी इमेज जो है वो बनेगी। और ये डिमिनिश्ड होगी, यानी कि इसका जो साइज है, जितना साइज था उससे कम साइज की इमेज आपकी बनेगी। ओके, साथ ही साथ एक और चीज यहाँ पर हमें देखना चाहिए कि ये इमेज वर्चुअल इमेज बनती है, असली इमेज, रियल इमेज नहीं बनती है, राइट। तो इसका इमेज अगर आप एक स्क्रीन लेकर उसे कैच करना चाहेंगे तो वो नहीं होगा। वो जो है कॉनकेव मिरर्स में इस तरह की इमेजेस बनती हैं। और यहाँ पर ये जो कॉन्वेक्स मिरर्स हैं ये बिल्डिंग्स में भी यूज किए जाते हैं। इस तरह से व्हीकल बिल्डिंग्स में जो है यूज किए जाते हैं। और साथ ही साथ व्हीकल के मिरर्स भी कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं। कॉनकेव मिरर्स की अगर हम बात करें तो वो मोस्टली एक एनलार्ज्ड इमेज फॉर्म करते हैं। तो ये कॉनकेव मिरर्स शेविंग में यूज किए जाते हैं। शेविंग में हमें चाहिए कि किस तरीके से कुछ पार्ट्स ऑफ द फेस जो है एनलार्ज्ड आपको दिखे, बड़ा जो है मैग्निफाइड वे में दिखे, तो उसके लिए शेविंग के लिए कॉनकेव मिरर्स, सोलर फर्नेस जो है उसमें भी यूज किया जाता है कॉनकेव मिरर, ताकि ये मिरर जो भी सोलर रेस आ रहे हैं उन्हें एक जगह पर कंसंट्रेट कर सके। और जब वो इस तरीके से कंसंट्रेट होते हैं एक जगह पर तो वो जो है हीट होता है वहां पर जो भी ऑब्जेक्ट है, तो सोलर फर्नेस में। और ये जो है ऑप्थेल्मोस्कोप में यूज किया जाता है, डॉक्टर्स भी यूज करते हैं इसे, ताकि चीजें उन्हें जो है अच्छे से मैग्निफाइड वे में दिखे, राइट। तो ये था कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर्स। थोड़ा सा टेक्निकल ये क्वेश्चन हो गया, ऑब्वियसली आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ओनली देन यू शुड हैव आंसर्ड।
यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिक्विड यूज्ड इन क्लिनिकल थर्मामीटर। ओके, काफी कॉमन क्वेश्चन है, यू शुड नो द आंसर फॉर दिस। क्लिनिकल थर्मामीटर में ऑब्वियसली जो चीज यूज की जाती है मोस्टली वो है मर्क्यूरी। ठीक है, तो इसका तो डायरेक्ट आंसर है, ऑब्वियसली अगेन फैक्ट बेस्ड है एंड गेसिंग का कम चांसेस है। यहाँ पर थोड़ा सा हम वाटर को एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट, बट देन उसके बाद तो आपको सोचना ही होगा कि कौन सा आंसर है। तो क्लिनिकल थर्मामीटर में मर्क्यूरी यूज की जाती है, कॉमन फैक्ट है ये। एंड क्लिनिकल थर्मामीटर की हमने बात की, उसमें मर्क्यूरी एंड कुछ अदर जो सब्सटेंसेस के भी केमिकल नेम्स और उसमें कौन से केमिकल्स यूज किए जाते हैं वो भी हम देखते हैं। यहाँ पर सॉल्ट की अगर हम बात करें, उसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड। तो ये चीज आपको याद रखनी होगी। जो सॉल्ट की हम बात कर रहे हैं, कॉमन सॉल्ट जो घर में यूज किया जाता है, नमक, उसका केमिकल फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड है। विनेगर जो खाने में यूज किया जाता है, एसिटिक एसिड उसमें होता है, ये आपको याद रखना है। ग्राफाइट जो अलग अलग पेंसिल है उसकी जो लीड होती है उसमें जो यूज किया जाता है वो है कार्बन। ठीक है, साथ ही साथ हैंड सैनिटाइजर, ये बहुत ज्यादा ऑब्वियसली न्यूज में था बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक, इसमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज किया जाता है। बैरोमीटर जिससे प्रेशर मेजर होता है उसमें भी मर्क्यूरी यूज किया जाता है। अब इस मर्क्यूरी के बारे में और थोड़ा सा अगर हम डिस्कस करें, हम कह सकते हैं कि मर्क्यूरी इज द ओनली लिक्विड मेटल। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि मेटल्स जो है वो मोस्टली सॉलिड फॉर्म में होते हैं, मर्क्यूरी जो है ओनली लिक्विड मेटल है। साथ ही साथ मर्क्यूरी टूथ फिलिंग्स में यूज किया जाता है। ऑल्दो मर्क्यूरी हमारे सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, टच भी आप करें तो वो नुकसान पहुंचा सकता है, तो टच भी हमें नहीं करना है। बट देन टूथ फिलिंग में वो और मेटल्स के साथ उसका अलॉय कॉम्बिनेशन बनाया जाता है और वो कॉम्बिनेशन हमारे लिए सही होती है टूथ को फिल करने के लिए। कई बार कैविटीज हो जाते हैं टूथ में, उसको फिल किया जाता है विथ समथिंग कॉल्ड एमालगम और उसमें मर्क्यूरी का यूज किया जाता है उस अलॉय को बनाने के लिए, राइट। तो मर्क्यूरी यूज होती है। साथ ही साथ एक कहावत है मैड एज अ हैटर। तो पहले हैट्स को बहुत पुराने जमानों में हैट्स में मर्क्यूरी का यूज किया जाता था बनाने के लिए और उससे सेहत खराब होती थी। तो एक कहावत इंग्लिश में है मैड एज अ हैटर, ये यूज किया जाता है कि आप अभी भी मर्क्यूरी वाला हैट पहन रहे हो और इस वजह से आपका दिमाग खराब है, राइट, इस तरीके से कहा जाता है। तो ये था मर्क्यूरी के बारे में हमने डिस्कस किया। आगे हम जो है कोर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर, ये इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया वो देखते हैं। ट्रांसफॉर्मर का कोर इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, ये चीज पूछी गई है, डायरेक्ट क्वेश्चन। स्टील, सॉफ्ट आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। ओके, तो अगेन यहाँ पर भी एलिमिनेशन के चांसेस कम है। दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आई कैन से। ट्रांसफॉर्मर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रांसफॉर्मर में कौन सा मेटल यूज किया जा रहा है, ट्रांसफॉर्मर होता क्या है, इससे आपको अच्छे से समझने में आसानी होगी कि कौन से प्रॉपर्टीज चाहिए उस मेटल की जिसके वजह से ट्रांसफॉर्मर का काम आसान हो, राइट। ऑब्वियसली वो काफी टेक्निकल चीजें हैं, डायरेक्टली आपने जब ट्रांसफॉर्मर के बारे में पढ़े हैं देन ओनली यू कैन आंसर, तभी आप गेस कर सकते हो। अदरवाइज आपको वर्ड एसोसिएशन पता होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो मेटल यूज किया जाता है वो है सॉफ्ट आयरन। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर होता क्या है, ये जो है स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्टेज जो है उसे कम ज्यादा करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ जो वायरिंग है ये इसका नंबर और यहाँ पर जो वायरिंग का जो कॉइल्स है उसका नंबर अलग है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो ये इलेक्ट्रिसिटी के वजह से इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जब मूव होती है इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होता है और ये मैग्नेटिक फील्ड को एक कॉइल से दूसरे कॉइल में जो है ट्रांसफर करने का जो पूरा प्रोसेस है वो इस कोर के द्वारा किया जाता है। ये जो पार्ट है इसे कोर कहा जाता है। ठीक है, ये कोर के प्रॉपर्टीज हैं कि वो मैग्नेटिक फील्ड को अच्छे से ट्रांसफर कर दे। ठीक है, इस वजह से मैग्नेटिक परमिएबिलिटी नाम की एक चीज जो है, एक प्रॉपर्टी उसकी अच्छी होनी चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ट्रांसफर कर सके। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एक मैग्नेट को अगर हम लेंगे और उसके आसपास आयरन के पीसेस होंगे तो उनको अट्रैक्ट करने लगता है, ठीक, राइट।
तो ये मैग्नेट हमने इंडिया में लिया तो क्या वो अमेरिका से भी अट्रैक्ट करेगा? नहीं। तो उसका एक दायरा है, उस दायरे को मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है और उसमें कुछ फील्ड लाइंस फ्लो होते हैं। उस तरीके से वो फील्ड लाइंस को अच्छे से यहाँ पहुंचाने के लिए, जो कि इस कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी के मूवमेंट से जनरेट होती हैं, ये कोर यूज किया जाता है। इसकी प्रॉपर्टी जो हमें चाहिए वो है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। सॉफ्ट आयरन की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बहुत बढ़िया है, तो सॉफ्ट आयरन यूज किया जाता है, राइट। इसी के साथ साथ कुछ और मेटल्स की यूसेज के बारे में हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ब्लड जो है वो, उसमें आयरन आपको देखने को मिलेगा। वाई? क्योंकि ब्लड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम द लंग्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने के लिए ब्लड और ऑक्सीजन, रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन का मिलन होना चाहिए। रेड ब्लड सेल के ऊपर ही ऑक्सीजन जो है वो पार्टिकल जाना चाहिए। उन दोनों का मिलन कौन करवाता है? ये होता है बाय हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन एक कॉम्प्लेक्स बनाता है ऑक्सीजन के साथ, एंड देन उनका जो है एक अटैचमेंट होता है और उसके साथ ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है ब्लड के थ्रू द एंटायर बॉडी। हीमोग्लोबिन का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आयरन है, राइट। और गैल्वेनाइजेशन, जहां पर मेटल्स को रस्ट होने से बचाया जाता है, उसमें जिंक यूज किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर के शील्डिंग में लेड यूज किया जाता है। जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें से बहुत सारे रेडियो एक्टिव वेव्स आते रहते हैं, रेडियो एक्टिव जो है डीके उसका होते रहता है, बहुत हार्मफुल होता है ये, उसकी शील्डिंग करनी पड़ती है। शील्डिंग में लेड मेटल यूज किया जाता है। जॉइंट रिप्लेसमेंट, जब आपके जॉइंट्स वगैरह जब खराब हो जाते हैं तो वहां पर रिप्लेस किया जाता है विद मेटल जॉइंट्स। इसमें क्रोमियम टाइटेनियम के अलॉयज यूज होते हैं, क्योंकि बोन के साथ टाइटेनियम जो है एक बन जाता है, बॉडी जो है रिजेक्ट नहीं होता जल्दी ये मेटल, इस वजह से यूज होता है। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि इलेक्ट्रिक वायर्स, इसको इसमें कौन सा मेटल यूज किया जाता है। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इलेक्ट्रिक वायर्स में कौन सा मेटल यूज किया जाता है। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। नेक्स्ट, इसके साथ जो भी क्वेश्चन हमें 2017 पेपर में जनरल साइंस से रिलेटेड डिस्कस करने थे वो हमने कर लिए। उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हमने डिटेल में देख ली, कैसे उन्हें अप्रोच करना है वो देख लिया। कुछ क्वेश्चन जिन्हें आपको जो है फैक्ट बेस्ड है, जिन्हें आपको सोच कर अगर आपको नहीं पता है छोड़ना, वो भी हमने देख लिया, राइट। तो अप्रोच हमने देख लिया, वे ऑफ आंसर राइटिंग देखा, और इस की पीडीएफ आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है इस सेशन की, क्योंकि काफी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के बहुत ही बढ़िया कंटेंट एचपीएस एग्जाम से रिलेटेड प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा कोई भी क्वेरीज है आपकी, you can always call us, reach out to us on this number, or you can mail us at hello@edutap.co.in. Right guys, all the best for your preparation and all the best. Jai Hind.